कभी सोचा है कि किसी की आंखें मां पर और किसी की मुस्कान पिता पर क्यों जाती है? ये सब आनुवंशिकता का ही तो खेल है। वो कमाल की प्रक्रिया जिससे हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से शुरू करते हैं। अपने कानों के निचले हिस्से को देखिए, जिसे ईयर लोब कहते हैं। कुछ लोगों के ये सिर से जुड़े होते हैं और कुछ के एकदम फ्री। ये एक छोटा सा गुण है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, और यही तो दिखाता है कि हम उनसे कितने मिलते जुलते हैं और फिर भी कितने अलग हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हम अपने माता पिता का ही एक मिश्रण हैं, तो फिर उनकी कार्बन कॉपी क्यों नहीं है? आइए ऐसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस क्यों का जवाब साइंस की एक खास ब्रांच में छिपा है, जिसे कहते हैं आनुवंशिकता, और इसे समझना ही हमारे आज के सफर का पहला पड़ाव है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आनुवंशिकता वो प्रक्रिया है जिसके जरिए माता पिता के गुण यानी उनके लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं। ये समझिए कि यह जीवन का वो बुनियादी नियम है जो हर जीवित चीज पर लागू होता है। अच्छा, ये सब काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में, और मिलना होगा एक ऐसे साधु से जिन्होंने इस पूरी पहेली की नींव रखी थी, ग्रेगर मेंडल। ये हैं ग्रेगर मेंडल, और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इन्होंने साइंस और मैथ्स को मिलाकर अपने बगीचे में लगे मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हर पीढ़ी के लक्षणों को बहुत ही ध्यान से नोट किया, और बस इसी तरह उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज कर डाली। मेंडल ने जो खोजा वो सच में क्रांतिकारी था। विरासत में गुण मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ तय नियमों के हिसाब से होता है, और यही नियम हमें बताते हैं कि क्यों कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक खास पैटर्न में ही दिखाई देते हैं। अब मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट पे जरा गौर कीजिए, क्योंकि यहां से चीजें बहुत ही दिलचस्प होने वाली हैं। देखिए, स्टेप 1 में उन्होंने एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ क्रॉस कराया। स्टेप 2 में क्या हुआ? पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। ऐसा लगा मानो छोटापन वाला गुण तो कहीं गायब ही हो गया हो। लेकिन असली जादू देखिए स्टेप 3 में। जब इन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में वो छोटापन वाला गुण वापस आ गया। लगभग 1/4 पौधे छोटे थे। है ना कमाल की बात? मेंडल के इन्हीं प्रयोगों से एक बहुत जरूरी बात सामने आई कि कुछ गुण दूसरे गुणों पर हावी हो जाते हैं, और यहीं से प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो प्रभावी लक्षण वो है जो हमेशा दिखाई देता है, जैसे कि लंबापन, जिसे हम बड़े टी से दिखा सकते हैं, और अप्रभावी लक्षण वो है जो छिप जाता है, जैसे कि छोटापन, जिसे हम छोटे टी से दिखाते हैं। ये छिपा हुआ लक्षण तभी सामने आता है जब जीन की दोनों कॉपियां टी वाली हों। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, एक प्रभावी लक्षण को दिखने के लिए उसकी सिर्फ एक कॉपी ही काफी है, लेकिन एक अप्रभावी लक्षण को सामने आने के लिए उसकी 2 कॉपियों का होना जरूरी है। बस यही है आनुवंशिकता का सुनहरा नियम। मेंडल ने हमें ये तो बता दिया कि लक्षण कैसे विरासत में मिलते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों मिलते हैं। इस क्यों का जवाब कोशिका के बहुत अंदर जीवन के असली कोड में छुपा है। इसे एक रेसिपी बुक की तरह समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि डीएनए पूरी किताब है, तो जीन उस किताब की एक अकेली रेसिपी है जो एक खास प्रोटीन बनाने की विधि बताती है, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम उस किताब के चैप्टर्स हैं जिनमें ये सारी रेसिपीज तरतीब से रखी होती हैं। और यही जीन हमारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार या फिर किसी फूल का रंग। ये प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, और यही प्रोटीन हमारे शरीर की हर चीज को बनाते और चलाते हैं। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक असली दुनिया के उदाहरण पर लागू करते हैं जो हम सभी से जुड़ा है। इंसानों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये आनुवंशिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, इंसानों में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों से होता है। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक छोटा Y गुणसूत्र होता है यानी XY। बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ तय कर देता है। ये डायग्राम बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। मां से तो बच्चे को हमेशा एक X गुणसूत्र ही मिलता है। अब पिता से या तो X मिल सकता है या फिर Y। अगर पिता से X आया तो संतान लड़की यानी XX होगी, और अगर Y आया तो संतान लड़का यानी XY होगा।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा गुणसूत्र मां के अंडे से मिलता है, और इसका मौका हमेशा 50-50 होता है, बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा। ये सब जानना कितना दिलचस्प है ना? लेकिन छात्रों के लिए आनुवांशिकता को समझना सिर्फ जिज्ञासा की बात नहीं है। इसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है जो सीधे सीधे क्लासरूम से जुड़ी है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 7। ये नंबर क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी संकेत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सीबीएसई क्लास 10 की साइंस परीक्षा में अकेले इस आनुवांशिकता के चैप्टर से 7 नंबर के सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने का मतलब है परीक्षा में बेहतर नंबर लाना। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हमने ये तो जान लिया कि हमारे जीन हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, लेकिन क्या सिर्फ ब्लूप्रिंट से ही पूरी इमारत बन जाती है? उस ब्लूप्रिंट से जो हम बनते हैं, उसे बनाने में हमारे आसपास का माहौल, हमारे खान पान और हमारी आदतों की क्या भूमिका है? इस पर जरूर सोचिएगा।